बच्चे की एक नाक से हवा नहीं जा रहा था उसका, मतलब सांस लेने के लिए सिर्फ एक नाक यूज हो रहा था। तो फाइनली हमने ऑपरेट किया, वेंटिलेटर पे डालना पड़ा फाइनली बच्चे को, क्योंकि बच्चा रिवाइव नहीं हो रहा था। 50-50% चांस था, और अगर होश में नहीं आया तो वो मर भी सकता है। तो वो तो ब्लेम फिर मेरे ही ऊपर आ जाएगा। मेरे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के जर्नी में एक पेशेंट था। मुझे एक दिन हमको लगता है मुझे सुबह एक पेशेंट रेफर होता है एक हॉस्पिटल से। तो वो बच्चा के नाक में एक इतना बड़ा एक यूप्यूलिस उसे बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, नेजल यूप्यूलिस, वो हो रखा था। वो मतलब एक बिनाइन ट्यूमर है, कैंसर नहीं है बट एक टाइप ऑफ ट्यूमर है, और वो जन्मजात था उस बच्चे को। तो उस वजह से बच्चे की एक नाक से हवा नहीं जा रहा था उसका, मतलब सांस लेने के लिए सिर्फ एक नाक यूज़ हो रहा था, बाकी नाक में वो पूरा एक ट्यूमर जैसा बना हुआ था। तो उसके मम्मी पापा काफ़ी घबराए हुए थे। वो पेशेंट बेसिकली मालदा का था, तो मालदा से मेरे पास रेफ़र होता है पेशेंट। तो मैंने पेशेंट देखा, सब कुछ किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं से वो पेशेंट को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था कि ऐसे केसेस हमको लगता है कि 10 लाख में से एक बच्चे को ऐसा होता है। ये मिलते नहीं है, रेगुलर केसेस नहीं है, और भी जन्मजात। तो मैं बहुत एक्साइटेड था उसे ऑपरेट करने के लिए, मैं देखने के लिए। वो भी 3 दिन का बच्चा था वो। फिर फाइनली क्या हुआ, कैसे करके भी वो पेशेंट घूमते फिरते वो यहाँ से रेफ़र हो गया, कि लोगों ने उसे बता दिया कि भागलपुर में ये इलाज नहीं हो सकता, इतना छोटा बच्चा को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो पटना पहुँच गया। पटना में वो कहीं दिखाया, एम्स पटना में। फिर वहाँ से भी किसी ने उसे रेफ़र कर दिया वाराणसी। तो वो वाराणसी पहुंच गया, वाराणसी भी गया, इलाज किया। तो मुझे यहाँ पता चला कि पेशेंट यहाँ से जा चुका है, यहाँ नहीं कराएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ कि मैं जिस पेशेंट को लेकर एक्साइटेड था, मैंने अपने HOD से भी उस पेशेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्या करना है। मैंने 1-2 दिन पूरा आर्टिकल्स पढ़ा कि कैसे कर सकते हैं बच्चे को, कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स क्या आएंगे, उस बेसिस के उस आधार पर मैं क्या करूँगा। तो वो पेशेंट कहीं ना कहीं चला गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो पेशेंट चला गया। ऑलमोस्ट 3 महीने बीत चुके थे, तो मैं धीरे धीरे भूल भी गया था। बस उस पेशेंट का फ़ोटो मेरे फ़ोन में ज़रूर था कि मुझे याद रखने के लिए मैंने अपने फ़ोन पे एक फ़ोटो खींच लिया था उस बच्चे का। तो 3 महीने के बाद मुझे एक दूसरे हॉस्पिटल से सेम वही पेशेंट का एक फ़ोटो आता है कि सर ये पेशेंट हो जाएगा क्या यहाँ पे। मुझे तुरंत याद आया, ये तो वही पेशेंट है जो मैंने 3 महीने पहले देखा था। तो फिर मैं दौड़ते भागते पहुँचा वहाँ जाके देखा कि हाँ वही माँ बाप है, वही बच्चा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, मतलब मैं इमोशनली जुड़ गया था उस बच्चे के साथ। मैंने सोचा था कि उसे ऑपरेट करना था, और वो घूम फिर के फिर मेरे ही पास पहुंच गया। तो मैंने उसके रिपोर्ट्स तब देखे, तो देखा पटना में IGMS में दिखा चुका था, पटना के एम्स में दिखा चुका था, वाराणसी में कोई चिल्ड्रंस हॉस्पिटल था वहाँ पे दिखा चुका था। तो सब जगह उसे कुछ ना कुछ दवा दिया है, कहीं ना कहीं उसे बोला है कि अभी रुक जाइए, 6 महीने का होने दीजिए, कुछ और बड़ा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग ऑपरेट करेंगे, इतना छोटा बच्चा में नहीं करना है, पलना धमकाना, कहीं ना कहीं कुछ उन्हें बोला है। तो कहीं पे सर्जरी नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो माँ बाप कहीं ना कहीं परेशान थे ही, और डर भी लगता था उनको, प्रेशर भी था उनके फैमिली से कि बच्चा कैसा हो रहा है, नाक में इतना बड़ा ट्यूमर क्यों हो रहा है, कहीं और बढ़ ना जाए, कहीं और दिक्कतें ना क्रिएट कर दे बच्चे के लिए। तो फाइनली होते हुए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसको ऑपरेट करूँगा। उस टाइम तक वो बच्चा 3 महीना प्लस हो चुका था। पहले 3 दिन पे मैंने उसे देखा था, और 3 महीना 3 दिन या 5 दिन हो रहा होगा। तो 3 महीने के बाद मैं फिर देख रहा हूँ उस बच्चे को। तो उस वक्त तक 3 महीने उम्र हो गया था। तो मैंने बोला कि वी विल गो फॉर द ऑपरेशन। तो फाइनली हमने ऑपरेट किया, बच्चा ऑपरेट भी हो गया, सब कुछ बढ़िया था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा किसी तरह एस्पिरेट कर दिया। जब पेशेंट को हम लोग बेहोश करते हैं तो क्या होता है कि एनेस्थेटिस्ट आते हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर, वो उसे बेहोश करते हैं। थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो बच्चे के सांस नली में थोड़ा सा पानी चला गया था, जिससे बच्चा वापस रिवाइव नहीं हो पा रहा था। तो वो चीज़ फिर से एक टेंशन क्रिएट हो गया कि मैंने उसके माँ बाप को जब आश्वासन दिया कि 3 महीने में भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बावजूद अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। तो कैसे करके भी फाइनली उस पेशेंट को फिर नीकू में, ICU होता है बच्चे की, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं उसको, नीकू बोलते हैं, नीकू में रख के उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डालना पड़ा फाइनली बच्चे को, क्योंकि बच्चा रिवाइव नहीं हो रहा था। बेहोशी के बाद वो होश में नहीं आ रहा था वापस। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, सब कुछ कंप्लीट था, लेकिन बेहोश होने के बाद जब हम पेशेंट को वापस होश में लाते हैं, वो बच्चा में नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक जगह एक रिस्क फैक्टर था ही कि 50-50% चांस था, या तो वो होश में आया तो बच्चा जिंदा बच जाएगा, और अगर होश में नहीं आया तो वो मर भी सकता है। तो वो लड़का था और पेरेंट्स का पहला बेटा हुआ था, और 3 महीने में वो भागलपुर में ऑपरेट करा के अगर फिर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो वो तो ब्लेम फिर मेरे ही ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पटना एम्स और IGMS और वाराणसी के डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अभी नहीं ऑपरेट करना है, इसको 6 महीने साल भर के बाद ऑपरेट करना है। लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर मैंने बोला कि नहीं, मैं ऑपरेट कर दूंगा, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन फिर कुछ दिक्कत हो गया, तो घुमा फिरा के मेरा ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल, मैंने ठीक कर दिया उसके नाक को। लेकिन बच्चा अगर होश में नहीं आ पाया तो कहीं ना कहीं तो वो फेल ही हो गया एक साइड से। ऑपरेशन का क्या वैल्यू जब बच्चा जिंदा ही नहीं रहा।
तो एनी हाउ मैं पूरा रात भर हॉस्पिटल में रुका रहा, मेरा टीम रुका रहा, एनेस्थेटिस्ट भी बार बार चेक करता रहा। वेंटिलेटर पे बच्चा था, ऑलमोस्ट 2 दिन वो बच्चा वेंटिलेटर पे पड़ा रहा। माँ बाप उसका रो रो के बुरा हाल, परेशान, हैरान परेशान, फिर बोल रहे हैं कि कहीं बाहर लेके जाना पड़ेगा, क्या पता पटना ले जाना पड़े, सिलीगुड़ी ले जाना पड़े। लेकिन मैं अपने हॉस्पिटल पे और मैं अपने लोगों पे और अपने स्टाफ पे पूरा भरोसा बना के रखा था कि वी विल रिवाइव द किड एनी हाउ। फाइनली वो बच्चा 2 दिन के बाद होश में आता है एंड बच्चा आज के ज़माने में वो बच्चा अभी 1.5 साल का हो चुका है एंड बच्चा एकदम खुश है, आता है, हमसे मिलता है, जुलता है, सब कुछ है। तो उसके माँ बाप भी काफ़ी खुश है और सब कुछ मतलब एक अनोखा करिश्मा हो गया कि वो बच्चा मेरे को दिखा के कहीं और चला गया, फिर घूम के मेरे पास आया, फिर वो मरने वाली स्थिति में चला गया, फिर उससे ज़िंदा होके फिर वापस आया। तो ये केस है जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। उसके फ़ोटोज़ भी मेरे पास है और कहीं ना कहीं वो मुझे याद आता है और ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा केस शायद ही मेरे ज़िंदगी में दोबारा होगा या ना भी हो। तो कहीं ना कहीं उस केस से मेरी जुड़ाव और इमोशनल अटैचमेंट हमेशा रहेगा उस केस के साथ। मेरे लिए मेरा एक केस था, वो है क्लेफ्ट लिप पैलेट का एक बच्चा था जिसके होंठ कटे हुए थे। तो वो बच्चा मेरे पास आता है दिखाने के लिए। उसके पास पैसे काफ़ी कम थे, उसके पास कहीं जाने के लिए भी जगह नहीं था, पैसे भी नहीं थे। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वो केस टेकअप किया था और मैंने उसे यहाँ भागलपुर में ऑपरेट किया था। और भागलपुर में उस वक्त ये अभी भी उस केस को करने वाले डॉक्टर्स है नहीं जो कोई यहाँ करते नहीं। उसके लिए बेसिक सेंटर्स होते हैं या पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है, पटना, मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े जगह में जाना पड़ता है। तो उस पेशेंट को, उस बच्चे को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके दिया है। उससे मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया है और सारा सर्जरी मैंने अपने ऊपर करा के, दवा हुआ, एवरीथिंग मैंने अपने तरफ से दिया है। तो वो केस आज भी याद है। वो बच्चा आज भी आता है, हंसता खेलता है, खिलखिलाता है, मिलता है मुझसे, तो मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी छोटा बच्चा था, 6 महीने का बच्चा था। मेरे यहाँ पे इलाज का जो सिस्टम मैंने रखा है, मैंने सबके लिए ओपन रखा है। ऐसा नहीं है कि अमीर पेशेंट्स ही यहाँ इलाज करा सकते हैं, गरीब नहीं करा सकते। मैं नीचे जितने भी सब्जी वाले हैं, जो चाय वाले हैं, इनका मैं फ्री में ही इलाज कर देता हूँ। कभी कभार मैं इनसे पैसे भी नहीं लेता हूँ। दवा के नाम पे मैं इन्हें जो सैम्पल्स, जो MR मुझे दे के जाते हैं, मैं उन्हें सैम्पल्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई भी अगर मेरे पास उठ के आ रहा है इलाज करने के लिए तो मैं इलाज ज़रूर करूँगा, भले उसके पास पैसे हों पर या पैसे ना। पेशेंट का खुशी यही सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे ज़िंदगी में। जब वो पेशेंट वापस दोबारा आता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना बाद कभी भी आता है मेरे से वापस मिलने, और जब हम उससे खुशी खुशी पूछते हैं सब ठीक है ना, तो वो जब खुश होकर बोलता है कि हाँ हाँ सब ठीक है, और जब एकदम हाथ जोड़ के मुझसे बोलता है कि आप हमको ठीक कर दिए या हम पहले जैसा हो गए हैं, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लाता है और मुझे लगता है कि मैं एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं उन्नति में मैं भी एक भागीदार बन रहा हूँ। अगर मुझे दोबारा से मौका मिलता है कभी इस लाइन को चुनने का, या मुझे एक ज़िंदगी को रीसेट करने का मौका मिले कि कुछ चीज़ों को बदल के कुछ और लाइन लेने का, मैं नहीं लूँगा। मैं इसी लाइन को प्रेफर करूँगा। मैं आने वाले जितनी बार भी मैं इंसान का जन्म लूँ, मैं चाहूँगा कि मैं इसी लाइन से जुड़ा रहूँ और कहीं ना कहीं पेशेंट के हित के लिए काम करता रहूँ।